विद्यार्थियों नमस्कार। आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल RK क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा कक्षा 9 का पाठ 4। इन पाठों की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं अध्याय 4, राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। इससे पहले हम हमारा राजस्थान कक्षा 6, 7, 8 का अध्ययन कंप्लीट कर चुके हैं। कक्षा 6 के 110 महत्वपूर्ण प्रश्न और कक्षा 7 के 110 महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम पढ़ चुके हैं। उनके वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें। राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन से संबंधित जिन जातियों ने आंदोलन किया वे है मेर, मीणा और भील जनजातियाँ। इन्होंने आंदोलन अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्यों किया? क्योंकि राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य अपवित्र गठबंधन था, जिसका प्रतिरोध सर्वप्रथम मेर, मीणा और भील जनजातियों ने किया। मेर, मीणा और भील जनजातियों के जो विद्रोह हुए हैं उनका हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। मेर विद्रोह है। मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र के भूभाग मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के अंतर्गत आते थे, किंतु मेरों पर इनका राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। यानी मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के जो शासक थे उनका मेरों पर राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने आते ही उनको अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया और यही मेरों के विद्रोह का प्रमुख कारण बना। 1818 ईस्वी में अजमेर के एक अंग्रेज अधिकारी एफ विल्डर ने झाक एवं अन्य गांवों जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र बिंदु माने जाते थे के साथ समझौता किया, जिसके अनुसार मेरों ने लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की। यानी मेर जाति थी वो अंग्रेज़ों के शोषण से परेशान होकर के उन्होंने लूटपाट करना शुरू कर दिया था। और एफ विल्डर के नेतृत्व में एक समझौता होता है, उस समझौते को ये मेर जाति के लोग हैं वो सहमति प्रदान कर देते हैं। लेकिन मार्च 1819 में विल्डर ने किसी साधारण घटना को मेरों द्वारा उपयुक्त समझौते को तोड़ना सिद्ध करते हुए मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। उसने नसीराबाद से सैनिक साथ लेकर मेरों के खिलाफ दंडात्मक अभियान प्रारंभ किया, मेरों को दंडित किया। यानी कोई छोटी सी घटना हुई जिसमें मेरों द्वारा उस समझौते का जो एफ विल्डर ने समझौता किया था उसका उल्लंघन किया गया, तो इस बात पर एफ विल्डर ने मेरों को दंडित किया। नवंबर 1820 में जाक नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस के हत्याकांड ने अंग्रेजों तथा साथ ही मेवाड़ व मारवाड़ राज्यों को भयभीत कर दिया था। यहाँ मेर विद्रोह अत्यंत व्यापक व भयानक था और इस प्रकार बढ़ते हुए मेर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की 3 बटालियन मेवाड़, मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने मेरों पर आक्रमण किया, जिसमें भारी जनधन की हानि हुई। ये सेनाएं जनवरी 1821 के अंत तक मेर विद्रोह का दमन करने में सफल रही। यानी 1821 में अंग्रेज सेना की 3 बटालियन और मेवाड़ व मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने मेरों पर आक्रमण करके इनके विद्रोह को समाप्त कर दिया।
फिर है भील विद्रोह। मेरों के बाद में भील विद्रोह 1818 से 1860 ईस्वी तक। भील मूलतः एक शांति प्रिय जनजाति रही। वे अंग्रेजों के आगमन तक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे थे तथा 1818 ईस्वी के पश्चात उनके ऊपर स्थापित अर्ध सामंती व अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण ने उन्हें विद्रोह के लिए बाध्य किया। यानी भीलों पर सामंतों का और अंग्रेजों का जो नियंत्रण था वही विद्रोह का कारण बना। 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य के भीलों ने अनेक कारणों से विद्रोह किया। उदयपुर राज्य के जो भील थे उन्होंने 1818 ईस्वी में विद्रोह किया। उस किन कारणों से किया तो देखो, सर्वप्रथम नंबर 1, भीलों पर कर थोपने के अंग्रेजी प्रयासों ने भीलों में असंतोष को जन्म दिया। दूसरा है, अंग्रेजों की भील दमन नीति ने भीलों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न कर दिए। फिर है, भील अपनी पाल के समीप ही गांवों से रखवाली, चौकीदारी कर नामक कर तथा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलाई सुरक्षा कर वसूल करते थे। यानी भील जो जनजाति थी वो जिन गांवों की वो रखवाली करती थी वहाँ से चौकीदारी कर लेती थी और उनके क्षेत्र से गुजरने वाले जो व्यापारी थे उनसे माल का जो कर है वो लेती थी और यात्री जो गुजरते थे उनके आसपास से उनसे बोलाई कर होता है सुरक्षा कर, यात्रियों को कोई लूट न पाए इसलिए उनकी सुरक्षा कौन करते थे? भील जनजाति के लोग करते थे। तो ये तीनों कर अंग्रेजों ने बंद करवा दिए और जेम्स टोड ने राज्य की आय व राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के अंतर्गत भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के ध्येय से भीलों से उनके ये अधिकार छीन लिए थे। यह भील विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। तो ये तीनों कर बंद करने के कारण भीलों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। अब उदयपुर राज्य के भीलों के विद्रोह से प्रभावित होकर डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्यों के भीलों ने भी विद्रोह कर दिया। जनवरी 1826 ईस्वी में गिरासिया भील मुखिया दौलत सिंह व गोविंद राम ने अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यानी गिरासिया भील मुखिया थे दौलत सिंह और गोविंद राम, इन्होंने भी उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1836 ईस्वी में बांसवाड़ा राज्य में भी भील विद्रोह हुए जिन्हें अंग्रेजी सेना की सहायता से बांसवाड़ा के महारावल ने तुरंत नियंत्रित कर लिया था। अप्रैल 1841 ईस्वी में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर के गठन की स्वीकृति प्रदान की। तो मेवाड़ भील कोर का गठन कब होता है ये आपको याद रखना है, 1841 ईस्वी में। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खेरवाड़ा में, उदयपुर में खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय बनाया गया। मेवाड़ भील क्षेत्रों में खेरवाड़ा व कोटड़ा में 2 छावनियां स्थापित की गई। खेरवाड़ा और कोटड़ा में 2 छावनियां भी स्थापित की गई। 1850 ईस्वी से 1855 ईस्वी के मध्य कोई बड़े भील विद्रोह की घटना नहीं घटी, किंतु दिसंबर 1855 में उदयपुर राज्य के कालीबास में भील विद्रोह हुए। महाराणा ने मेहता स्वाई सिंह को एक सेना लेकर 1 नवंबर 1856 को भीलों के दमन हेतु भेजा। सेनाओं ने गांव में आग लगा दी तथा भारी संख्या में भीलों को मौत के घाट उतार दिया। 1860 ईस्वी तक निरंतर छुटपुट भील विद्रोह की घटनाएं घटती रही। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान भी भील विद्रोह की संभावना थी, किंतु भील इस राष्ट्रीय क्रांति से अनभिज्ञ थे। राजकीय पलटनों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह नहीं किया।
तो क्वेश्चन आ सकता है, क्या 1857 की क्रांति में भीलों ने विद्रोह किया था? नहीं, वो इस क्रांति से अनभिज्ञ थे। बांसवाड़ा राज्य में चिलंकारी व शेरगढ़ गांवों के भील छापामार गतिविधियों द्वारा अशांत रहे। 1873-74 के दौरान इन गांवों में भीलों ने खुला विद्रोह कर दिया था। उनकी गतिविधि मध्य भारत के सैलाना व झाबुआ राज्यों तक फैल गई थी। 26 मार्च 1881 की रात में राज्य की सेनाएं मामा अमान सिंह जो राज्य के प्रतिनिधि थे और लोनारगन जो अंग्रेज प्रतिनिधि थे के नेतृत्व में बारापाल पहुंची। इसके साथ महाराणा का निजी सचिव कौन था? श्यामल दास भी था। 27 मार्च को सेना ने बारापाल में सैकड़ों भील झोंपड़ियां जला करके राख कर दिया। निराश सेना व सेनापतियों ने सुरक्षात्मक स्थिति लेकर ऋषभदेव में डेरे डाल दिए। यहाँ लगभग 8000 भीलों ने इन्हें घेर लिया। इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो थे बिलखपाल का गोमती नीमा, पीपली का खेमा, सगात्री का जोयता। ये नेताओं के नाम आपको याद रखना है जिन्होंने ऋषभदेव में जो विद्रोह किया था। 8000 जो भील थे और उनका नेतृत्व करने वाले कौन थे? बिलखपाल के गोमती नेमा, पीपली के खेमा, सगात्री के जोयता। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के भीलों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अतः 24वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में डूंगरपुर बांसवाड़ा राज्यों में गोविंदगिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन आरंभ हुआ। गोविंदगिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया, जो आगे चलकर राजनीतिक आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया। गोविंदगिरी डूंगरपुर में बेडसा नामक गांव के निवासी और जाति से बंजारा थे। उनकी निर्धन आर्थिक दशा व उनके पुत्रों व पत्नी की मृत्यु ने उन्हें अध्यात्म की ओर प्रेरित किया। वे सन्यासी बन गए। वे कोटाबुंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य थे। गोविंदगिरी किसके शिष्य थे? साधु राजगिरी के शिष्य थे। उन्होंने धुनी स्थापित कर निशान ध्वज लगाकर आसपास के क्षेत्रों के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना प्रारंभ किया। गोविंदगिरी द्वारा संत सभा की स्थापना 1883 में की गई और इनका जो प्रथम अधिवेशन है वो 1903 में हुआ। 83 में संत सभा की स्थापना इन्होंने की और इसका प्रथम अधिवेशन कब किया? 1903 में। गोविंदगिरी की उपयुक्त शिक्षाओं में कल्याणकारी गतिविधियों के कारण उनका भगत पंथ भीलों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया, यानी उन्होंने भगत आंदोलन भी चलाया। सन 1908 में गोविंदगिरी ने राजपुताना छोड़कर 1910 तक एक कृषक के रूप में गुजरात के सूंठ व ईडर राज्य में भीलों में कार्य किया। यानी इन्होंने 1908 से लेकर के 1910 तक कृषक कार्य किया। उन्होंने इन राज्यों के भीलों को जागृत कर उनका शक्तिशाली जन आंदोलन तैयार किया। ईडर राज्य के अंतर्गत पालपट्टा में भील आंदोलन से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वहां के जागीरदार ने भीलों के साथ 24 फरवरी 1910 को समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत कुल 21 शर्तें थी जो भीलों के अधिकारों से संबंध रखती थी। बेडसा गोविंदगिरी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। अप्रैल 1913 में उन्हें डूंगरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये है मानगढ़ धाम। गोविंदगिरी अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे और ये जो मानगढ़ धाम है या मानगढ़ पहाड़ी है वो एजेंट टू गवर्नर जनरल अहमदाबाद के अंतर्गत आती थी। यानी राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल के अंतर्गत ये पहाड़ी नहीं आती थी। ये किसके अंतर्गत आती थी? अहमदाबाद एजीजी के अंतर्गत आती थी। तो
अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंदगिरी पहुंच जाते हैं। वहां पर भीलों को एक पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए संदेश वाहक भेजे गए और 6 से 10 नवंबर 1913 में मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, 104 वेलेजली राइफल्स की एक कंपनी, 7वीं राजपूत रेजिमेंट की एक कंपनी मानगढ़ के भीलों के जमावड़े को कुचलने के लिए पहुंची। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण किया और मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण कब किया? 17 नवंबर 1913 को। इसमें अंग्रेज सेनापति था कर्नल सैटर्न। ये कर्नल सैटर्न का नाम आपको याद रखना है। इसमें अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार 100 भील मारे गए, 900 भीलों को बंदी बना लिया गया। गोविंदगिरी व पूंजिया भील को भी बंदी बना लिया गया, लेकिन इसमें वास्तव में 1500 भील मारे गए थे, जिसके आंकड़े हैं वो अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अब इस मानगढ़ जो पहाड़ी थी, धूणा था, उसको बंद कर दिया गया। अब आज़ादी के बाद उनका शिष्य था जॉर्जी भगत। उसने 1952 में यहाँ पर इस धूणी की पुण्य शुरुआत की। भील आंदोलन को कुचल दिया गया और गोविंदगिरी को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। बाद में 7 वर्ष के बाद उनको जेल से रिहा कर दिया गया। वे सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले में जालोद नामक गांव में रहने लगे। यानी इन्होंने अपने अंतिम रूप से जो क्रम स्थली बनाई वो जालोद, जिसे कंबोई भी कहा जाता है, यहाँ पर इनकी समाधि है। इस समाधि पर आखा तीज व भादवी ग्यारस को मेला भरता है। इसी स्थान पर सभी क्षेत्रों के भगत उनके प्रवचन सुनने वहाँ पहुँचने लगे। फिर है उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन। असहयोग आंदोलन की जागृति के प्रभाव में 1921 ईस्वी में मेवाड़ व अन्य राज्यों के भीलों व गिरासियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा। मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के जाडौल तहसील के कोलियारी गांव के निवासी थे। ये बनिया ओसवाल जाति से संबंधित थे। इन्होंने कुछ समय के लिए जाडौल ठिकाने के कामदार के रूप में कार्य किया और बाद में इनका संपर्क भीलों से हुआ। वह भील क्षेत्रों में घूम घूम कर मिर्च मसाला आदि बेचा करते थे तथा पोसीना ठिकाने के सामलिया नामक स्थान पर लगने वाले चित्रे विचित्रे के मेले नियमित रूप से दुकान लगाते थे। अतः अपने व्यापार के माध्यम से वह उदयपुर राज्य के भीलों के अत्यधिक निकट संपर्क में आए। यानी मेले में भीलों का आना जाना था और उस आना जाना के कारण ये भीलों के संपर्क में आए। और वो मेला कहाँ लगता था? सामलिया नामक स्थान पर। मोतीलाल तेजावत समाज सुधार की गतिविधियों ने उन्हें भीलों के मध्य काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। इन उपदेशों के साथ उन्होंने आदिवासियों का एक ही आंदोलन भी प्रारंभ किया। तो एक ही आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था वे जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले भीलों पर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना चाहते थे। ये उनका एक ही आंदोलन का उद्देश्य था।
इसी प्रकार जनवरी 1922 में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया, जहां भारी संख्या में भील व गिरासिया आदिवासी रहते थे। वे उदयपुर के आंदोलन से बहुत प्रभावित थे एवं सिरोही में ऐसा ही आंदोलन छेड़ना चाहते थे। यानी उदयपुर में जनजातीय आंदोलन जो चल रहा था उससे सिरोही राज्य के भील व गिरासिया आदिवासी लोग भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने सोचा ऐसा आंदोलन हमारे भी चलना चाहिए, हमें भी ये जो शोषणकारी नीतियां हैं उनसे मुक्ति मिलनी चाहिए। सिरोही राज्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो आदिवासी आंदोलन का जो पहला केंद्र था वो था उदयपुर, और दूसरा मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ वो दूसरा केंद्र कौन सा था? सिरोही। 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया? 11 फरवरी 1922 को। तथा ब्रिटिश अधिकारियों ने संपूर्ण भारत में किसान व आदिवासी आंदोलनों को शक्तिपूर्वक कुचलने की नीति बनाई। गिरासियों के मुख्य गांव सियावा में कर वसूली के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया। राज्य व अंग्रेजों की सेना इस गांव पर 12 अप्रैल 1922 को आक्रमण किया। यानी सियावा गांव में अंग्रेजों ने 12 अप्रैल 1922 को आक्रमण कर दिया। ये किनका गांव था? ये गिरासियों का मुख्य गांव था। इस सैनिक कार्रवाई में अनेक गिरासियों की जानें चली गई तथा फौज ने उनके घर, अनाज व पशु जलाकर उनको भारी नुकसान पहुंचाया। इसके पश्चात भी सैनिक अभियान जारी रहा। 5 मई 1922 को सेना ने बलोरियो गांव पर आक्रमण कर दिया। इस गांव का बहुत बड़ा भाग जला दिया गया। इसमें 11 आदिवासियों की जानें गई। 6 मई को भूला एवं नवावास नामक गांव को सैनिक आक्रमणों का शिकार होना पड़ा। इन गांवों की अधिकांश झोंपड़ियों को जला करके राख कर दिया गया। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो ये गांव के नाम आपको याद रखना है। ये गांव कहाँ पर थे? ये सिरोही रियासत के गांव थे। मोतीलाल तेजावत ने 1923 ईस्वी में प्रारंभ हुए एक ही आंदोलन को वापस आरंभ करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। 3 जून 1929 ईस्वी को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ा ब्रह्म, गुजरात में है ये, नामक गांव में तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। ईडर पुलिस ने उसे उदयपुर राज्य को सौंप दिया। खेड़ा ब्रह्म गांव था वो ईडर पुलिस की थाने के अंतर्गत आता था, और उन्होंने मोतीलाल तेजावत को पकड़ करके और किनको सौंप दिया? उदयपुर राज्य को सौंप दिया, जहां उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया गया और उन्हें 3 अप्रैल 1936 ईस्वी को जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह कोई आंदोलनात्मक कार्य नहीं करेंगे तथा उदयपुर राज्य की अनुमति के बिना उदयपुर शहर से बाहर नहीं निकलेंगे। उदयपुर राज्य ने उनके गुजारे के लिए 30 रुपये प्रतिमाह भत्ता स्वीकृत किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कितने रुपये भत्ता स्वीकृत किया? उदयपुर राज्य ने मोतीलाल तेजावत के लिए 30 रुपये प्रतिमाह है। उन्हें पुण्य जनवरी 1945 में बंदी बना लिया गया तथा उन्होंने भोमट क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की तथा उसे फरवरी 1947 में रिहा किया गया। फिर है मीणा विद्रोह, 1851 से 1860 ईस्वी तक।
नई भूमि व राजस्व व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए। मीणाओं ने आंदोलन क्यों किया? देखो, विद्रोह क्यों किया? नई भूमि व राजस्व व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए 1851 ईस्वी में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कर्नल टोड ने इनका जीवंत विवरण प्रस्तुत किया है। महाराणा मेवाड़ ने 1851 ईस्वी में जहाजपुर परगने में नया हाकिम नियुक्त किया। नवनियुक्त हाकिम का नाम था मेहता रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह परगने से धन कमाने में व्यस्त था। उसने अपना ध्यान मुख्य तौर पर परगने की आय में वृद्धि और खर्चे में कमी पर केंद्रित किया। प्रशासनिक सुधारों के नाम पर जनता से धन वसूली की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बहुसंख्यक मीणा समुदाय ने विद्रोह का रास्ता अपनाया। विद्रोही मीणाओं ने न केवल राजस्व अधिकारियों व सूदखोरों को लूटा, बल्कि समीप स्थित अजमेर मेरवाड़ा के अंग्रेजों के प्रांत पर भी धावे मारे। अंग्रेज अधिकारियों की शिकायतों के आधार पर महाराणा ने हाकिम का स्थानांतरण कर मेहता अजीत सिंह को विद्रोही मीणाओं के दमन के कठिन कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से हाकिम नियुक्त किया। तो ये आपको याद रखना है, मेहता रघुनाथ सिंह हाकिम के स्थान पर बदल करके किसे हाकिम बना दिया गया? मेहता अजीत सिंह को। उदयपुर की सेनाओं ने छोटी लुहारी व बड़ी लुहारी नामक गांवों पर आक्रमण किया, जो मीणा विद्रोह के मुखियाओं के गांव थे। ये छोटी लुहारी और बड़ी लुहारी नामक गांव थे जो मीणाओं के मुखियाओं के गांव थे। वहां पर इन अंग्रेजी सेनाओं ने आक्रमण किया। पुनः जनवरी 1860 ईस्वी में जहाजपुर के मीणाओं ने विद्रोह कर दिया। महाराणा ने 29 जनवरी 1860 ईस्वी को चंद सिंह के नेतृत्व में जहाजपुर की ओर एक सेना भेजी। किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई? चंद सिंह के नेतृत्व में जहाजपुर सेना भेजी गई। उसने गाडोली व लुहारी गांवों पर आक्रमण किया। राज्य सेना ने गांवों को लूटा व आगजनी भी की। भारी संख्या में मीणाओं को बंदी बना लिया गया। 6 लोगों को तोप से उड़ा दिया गया। मीणाओं पर पुलिस थानों में नियमित उपस्थिति थोप दी गई। इस प्रकार जहाजपुर का मीणा विद्रोह यानी अंतिम रूप से नियंत्रित हो गया। अंग्रेजों ने जो शोषण किया था उनके विरुद्ध समय समय पर आंदोलन हुए और उनको अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। धन्यवाद स्टूडेंट्स।